हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है अमृत। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर पर बात करने वाले हैं। अभी तक भारत की जो न्यूक्लियर एनर्जी के सेगमेंट में, न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर में भारत की पॉलिसी रही है कि सरकार ही सब कुछ देखती है, क्लोज सेक्टर रहा है। अभी तक प्राइवेट कंपनीज का आना नहीं हुआ है। फॉरेन की कंपनीज डरती हैं इंडिया में इन्वेस्ट करने से, इक्विपमेंट्स देने के लिए भी, इक्विपमेंट्स सेल करने से भी डरती हैं। क्यों डरती हैं? उनकी लायबिलिटी क्या है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्राइवेट कंपनीज क्यों नहीं आ पाती हैं? आने वाले समय में इंडिया की ये पॉलिसी जब चेंज हो रही है अब, और कहा जा रहा है कि मॉनसून सत्र में 2 ऐसे कानून हैं जिसमें चेंजेस किए जाने हैं, और उन अमेंडमेंट्स के बाद प्राइवेट कंपनीज भी लिमिटेड मात्रा में इन्वेस्टमेंट करेंगी, इस सेगमेंट में हाथ लगाएंगी। वो चाहती भी हैं। फॉरेन कंपनीज भी हो सकता है आने वाले समय में इंडियन न्यूक्लियर सेक्टर में आ जाएं, और इंडियन कंपनीज ने भी डिस्कशन शुरू कर दिए हैं। इस एक बदलाव से तो प्राइवेट कंपनीज आएंगे। दूसरी तरफ जो फॉरेन कंपनीज इक्विपमेंट सेल करती हैं, सप्लाई करती हैं, वो क्यों डरी हुई हैं? उसके लिए लायबिलिटी को फिक्स किया जाएगा, उसमें अमेंडमेंट किया जाएगा। वो 2 कौन से कानून हैं उसे देखेंगे, और साथ में देखेंगे कि अभी वर्तमान स्थिति क्या है। देखिए 2047 तक, अभी बजट में ही भाषण में कहा गया था कि 2047 तक हमारा टारगेट है इंडिया का कि न्यूक्लियर एनर्जी से हम 100 गीगावाट के अपना पूरा कर पाएं ज़रूरत। अभी कितना है? अभी है 8 गीगावाट। तो 12 गुना बढ़ाना है इसको 2047 तक, ये अनाउंसमेंट किया गया था। अभी क्या स्थिति है? अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका में एक कंपनी को क्लियरेंस दिया गया है वहां पर, जो हमसे काफी ज्यादा कनेक्टेड न्यूज है, उसको भी देख लेंगे। आइए जल्दी से देखते हैं, यही खबर है। देखिए, गवर्नमेंट 2 क्रूशियल अमेंडमेंट्स करने वाली है इंडिया के एटॉमिक एनर्जी सेक्टर में। सिविल न्यूक्लियर सेक्टर जिसको बोलते हैं, असैन्य परमाणु ऊर्जा का क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। पहला जो चेंज होने वाला है वो है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर, और इसको आपको नोट भी कर लेना होगा, सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010। तो पहला अमेंडमेंट जो होगा वो इसी में होगा। ये क्या कहता है? इस एक्ट में क्या बातें हैं, क्या चेंज होने वाला है? इस एक्ट के जरिए जो सप्लायर है इक्विपमेंट का, उस पर किसी भी न्यूक्लियर एक्सीडेंट के केस में एक लायबिलिटी दिया गया है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि भाई तुमको इतना भरपाई करना होगा और कितने समय तक उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा। अभी बहुत स्ट्रिक्ट है लॉ, तो इसको थोड़ा इजी करने की कोशिश की जा रही है। यही चेंज होने वाला है। फॉरेन कंपनीज जैसे कि बड़ी कंपनीज हैं, GE हिताची है, वेस्टिंगटन हाउस है, अरेवा है, जिसको अभी फ्रेमाटोन कहा जा रहा है, फ्रांस की कंपनी है फ्रेमाटोन। इन सब ने सजेस्ट किया कि भाई ये लॉ अपने आप में हमें डराता है कि अगर कोई नाभिकीय दुर्घटना हो गई तो हम इन्वेस्ट किस बिहाफ पर करें। हमें पहले से ही डर लगता है, आपके यहाँ ऐसा कानून है, स्ट्रिक्ट कानून है कि कल को अगर भारत में कोई दुर्घटना हो गई तो सप्लायर को नाप दिया जाएगा। देखिए 2 बातें हैं। एक तो है सप्लायर, यहां इक्विपमेंट सप्लाई करने वाली कंपनीज की बात हो रही है, ऑपरेशन चलाने वालों की बात नहीं हो रही है। एक ऑपरेटिंग कंपनी होती है, परिचालन चलाने वाली कंपनी होती है। यहां किस पर बात हो रही है, किस पर जुर्माना है और किस पर रिस्पॉन्सिबल ठहराने की बात है, जिसकी वजह से प्राइवेट कंपनीज, जो फॉरेन कंपनीज हैं, वो नहीं आती हैं। यहां बात हो रही है सप्लाई करने वाले, इक्विपमेंट सप्लाई करने वाले कंपनीज के बारे में। अगर ऑपरेटिंग कंपनीज पर जुर्माना लगाया जाए किसी एक्सीडेंट की वजह से, न्यूक्लियर एक्सीडेंट की वजह से, तो बात अलग है। यहां सप्लाई वाली कंपनीज कह रही हैं कि भाई 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑपरेटिंग कंपनी पर दो। हमसे तुमने सप्लाई लिया इक्विपमेंट का, कल को कोई दुर्घटना हो गई, ऑपरेशन की वजह से दुर्घटना हो गई, परिचालन करने वाली कंपनी की गलती से दुर्घटना हो गई, लेकिन हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। तो इस वजह से ये कंपनीज पहले ही भारत सरकार को भी कह चुकी हैं कि हम इस वजह से डरते हैं। तो पहला अमेंडमेंट क्या होगा? पहला अमेंडमेंट इसी डर को भगाने के लिए होगा, और रिड्यूस किया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन कंपनीज का जो सप्लाई करती हैं इक्विपमेंट्स को न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए। तो कोई भी अगर दुर्घटना हो गई, इन कंपनियों को जितना ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में पैसा तय हुआ था दोनों के बीच, सरकार और इन कंपनीज के बीच, अब उतना ही जुर्माना के तौर पर देना होगा। अनलिमिटेड पे नहीं करना है। तो अब यह तय हो गया है कि तय हो जाएगा मॉनसून सत्र में जब अमेंडमेंट होगा। ध्यान रखिए, यह अमेंडमेंट कानून में होने वाला है, मॉनसून सत्र में आगे है। तो यह चेंज आ जाएगा पहला। इसका मतलब क्या होगा कि एक लिमिट, 2 तरह के लिमिट हैं। पहला, कितना हर्जाना देना होगा, मॉनेटरी जो पैसा कितना देना होगा उसके बदले, और दूसरा कितने टाइम तक आप रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे इस कंपनी को। तो माना यह जा रहा है
कि ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में जितनी रकम लिखी होगी उतना देना होगा उस कंपनी को अगर कोई हादसा हो जाता है, और दूसरा एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए देना होगा। एक टाइम पीरियड निश्चित कर दिया जाएगा कि इस टाइम पीरियड तक के लिए आपको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। तो पहला हर्डल खत्म होगा। फॉरेन कंपनीज जो इंटरेस्टेड हैं और जिस डर से सप्लायर्स जो हैं वो नहीं सप्लाई करने में मतलब सप्लाई करने में डर रहे हैं और इंटरेस्ट अभी शो नहीं कर रहे हैं सप्लाई करने में, उसका एक अमेंडमेंट से वो हर्डल खत्म होगा, वो बाधा खत्म होगी। दूसरा अमेंडमेंट क्या कहता है? दूसरा अमेंडमेंट कहता है कि प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऑपरेशंस में, ध्यान रखिए वहां बात हो रही है पहले अमेंडमेंट में सप्लायर्स की, और यहां ऑपरेशन में कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को एंटर करने की अनुमति दी जा सकती है, हालांकि हो सकता है सीमित मात्रा में दी जाए। ठीक है, उसके लिए किस एक्ट में बदलाव होगा? एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। तो ये दो एक्ट आपको याद रखने हैं, पहला एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और अभी जो लायबिलिटी वाला एक्ट हमने देखा। ठीक है, तो इसमें अमेंडमेंट जब कर दिया जाएगा उसके बाद हो सकता है समय, अब जैसा अमेंडमेंट होता है वो देखना होगा, लेकिन माना जा रहा है कि आगे आने वाले समय में फॉरेन प्लेयर्स भी इसमें शामिल हो जाएंगे, प्राइवेट कंपनीज भी, और इंडियन कंपनीज तो इस अमेंडमेंट के साथ ही शामिल हो जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। ठीक, ये सब अनाउंसमेंट ऑलरेडी बजट में हो चुका है, मतलब पॉलिसी लेवल पर क्या चेंजेस होने वाला है ये सब अनाउंसमेंट हुआ था और उसी के अकॉर्डिंग अब चीजें आगे बढ़ रही हैं। देखिए, सेकेंड अमेंडमेंट का एम क्या है? प्राइवेट कंपनीज को न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑपरेशंस में ले आना। चलिए अब देखते हैं कि भाई 2 महीने पहले एक और खबर आई थी, अमेरिका से खबर आई थी, जिसको भारत के आज के जो ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं उससे कनेक्ट करना जरूरी है। देखिए, अमेरिका में एक कंपनी है होल्टेक, जिसको अमेरिका ने अलाउ किया इंडिया की अपनी 3 सब्सिडियरी कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के लिए, और ये पहले कभी नहीं हुआ था। तो पहला ऐसा एग्जाम्पल था और बड़ा एग्जाम्पल था कि अमेरिका में ऐसी अनुमति दी गई। उसके बाद क्या सीन बदला इसको देख लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट टू IAEA सेफगार्ड, होल्टेक कैन ट्रांसफर टेक टू L&T, टाटा और होल्टेक एशिया, 3 कंपनीज को ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सकती है। यही खबर आई थी। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं 21 मई से एक नया बैच शुरू हो रहा है सुबह 8 बजे से। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। स्टडी IQ IAS हिंदी के बैच से जुड़ सकते हैं, या स्टडी IQ किसी भी बैच से अगर जुड़ना हो आप यूज कर सकते हैं अमृत लाइव का कोड। प्राइस स्टार्ट हो रहा है 31,999 रुपये से। और अगर आपको बैच में एडमिशन लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए, आप सीधे उस पेज पर पहुंच जाएंगे जहां एडमिशन के बारे में सारी जानकारियां रहती हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको फैकल्टी का कोड यूज़ करना होता है। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप अमृत लाइव कोड यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी न समझ में आए कुछ भी तो AMRIT amrit@studyIQ.com पर मुझे मेल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ें। इंडिया US के बीच सिविल न्यूक्लियर डील हुआ था 2008 में। 2008 के इस डील का कमर्शियल पोटेंशियल जो था उसको यूटिलाइज करने की दिशा में अमेरिका से ये न्यूज़ जो आई थी वो उस दिशा में एक बड़ी न्यूज़ है। तो इंडो US सिविल न्यूक्लियर डील के कमर्शियल पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए ही अमेरिका ने निर्णय लिया कि रेगुलेटरी क्लियरेंस दे दिया होल्टेक को, US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के जरिए मिला। US कंपनी बिल्ड कर सकती है और डिजाइन कर सकती है न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंडिया में। ठीक है, ये रेगुलेटरी क्लियरेंस मिल गई। ऑथराइजेशन परमिट्स होल्टेक, ये होल्टेक को ही मिला है कि वो SMR, जो कि आप बहुत इस समय न्यूज में देखेंगे, आपके एग्जाम के लिए भी बहुत जरूरी है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। तो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर जो कि 30 मेगावाट से 300 मेगावाट तक प्रोड्यूस करता है एनर्जी, कम जगह लेता है, ठीक है, एडवांस्ड है, और इस पर इस समय चाइना और रशिया ऑलरेडी SMR अपने इंडिजिनस अपने अपने देश के वहाँ ऑपरेशनल करने वाले हैं। इंडिया भी 2033 तक प्लान करके बैठा है कि कम से कम 5 इंडिजिनस SMR हम यहाँ डेवलप कर लेंगे। तो SMR आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ज़रूरी है। अनक्लासिफाइड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को होल्टेक 3 फॉर्म्स को इंडिया में ट्रांसफर कर सकता है। ध्यान रखिए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात हो रही है जो अपने आप में बड़ी बात होती है। कौन कौन से? टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड, L&T और होल्टेक की ही एशिया रीजनल एक ब्रांच जो है होल्टेक एशिया, इन 3 कंपनीज को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया जा सकता है। होल्टेक आगे रिक्वेस्ट कर सकता है ऑथराइजेशन के लिए इसी लिस्ट में इन 3 कंपनीज के अलावा भारत सरकार की जो
पब्लिक सेक्टर की कंपनी है NPCIL, NTPC और AERB, इसको ऑथराइज्ड एंड यूजर्स के तौर पर शामिल करने की, इस लिस्ट में शामिल करने की मांग कर सकता है। आगे आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। भारत सरकार ने फिलहाल इसके लिए, इस रिक्वेस्ट के लिए पहले ही मना कर दिया है कि हम सरकारी कंपनीज को इसमें शामिल नहीं करेंगे। तो ये अलाउ करता है अनक्लासिफाइड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी को 3 कंपनीज को देने के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट का एम क्या है? 2047 तक मैंने आपको बताया 100 गीगावाट तक प्रोडक्शन करना है। कैसे? न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी के तौर पर। तो ये एक बड़ा एम है। क्यों बड़ा एम है? क्योंकि अभी हम 8 गीगावाट करते हैं। अपने पूरे एनर्जी का कम से कम करीब करीब 2% ही देश की कुल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो है उसका 2% हम इस समय न्यूक्लियर पावर से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। और क्या पर्पस है 2047 तक? 100 गीगावाट का, यानी 8 से 100 का मतलब है 12 गुना से ज़्यादा हमारा टारगेट है 2047 तक। ठीक है, क्योंकि हमें कोल से शिफ्ट करना है तो हम क्लीन एनर्जी प्रोड्यूस करना चाहते हैं। क्लीन एनर्जी में विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी मिलाकर ही हमें सारी ज़रूरतों को पूरा करना है। फॉसिल फ्यूल्स का सहारा छोड़ना है, कोल को हटाना है। यही हमारे देश का टारगेट है। फॉरेन कंपनीज जैसे कि वेस्टिंगहाउस, जी हिताची और बाकी जो भी कंपनी है, फ्रांस की, यूएसए की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये इंटरेस्टेड हैं ऑलरेडी इंडिया में टेक्नोलॉजी पार्टनर्स बनने के लिए, सप्लायर्स बनने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर्स बनने के लिए, सर्विस प्रोवाइडर्स बनने के लिए। और इंडियन कंपनीज जैसे कि अडानी पावर, टाटा पावर, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये भी ऑलरेडी, वेदांता, ये सब ऑलरेडी $26 बिलियन इस सेगमेंट में, न्यूक्लियर सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए ऑलरेडी सरकार से बातचीत कर रही हैं। ठीक है, इसके अलावा अभी क्या स्थिति है? इसके अलावा स्थिति है कि रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए, SMRs को डेवलप करने के लिए और ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट हो, इसके लिए एक मिशन अनाउंस किया गया था बजट में, न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की बात थी। और क्या पर्पस है? रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। फरवरी में ही इंडिया और फ्रांस ने भी साइन किया, SMR डेवलप करने के लिए एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। मतलब आगे आने वाले समय में ये इंडिया और फ्रांस भी मिलकर एडवांस मॉड्यूलर रिएक्टर और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को डेवलप करने की योजना बना रहे हैं। इसके अलावा भारत स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर BSMR, ठीक है, BSMR, जिसकी कैपेसिटी है 200 मेगावाट, ये भी डिजाइन किया जा रहा है और डेवलप किया जा रहा है। किसके किसके द्वारा? स्वदेशी है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और NPCIL, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दोनों मिलकर इसको कर रहे हैं। 200 मेगावाट की कैपेसिटी वाले BSMR को डेवलप कर रहे हैं और डिजाइन कर रहे हैं। चलिए, तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आपको ठीक लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा। अमृत उपाध्याय 007 इंस्टा पर मेरा पता है, आप चाहें वहां मुझसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं, अमृत उपाध्याय 007 सेम ID है। नमस्कार। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।